अध्याय 1 देख रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद यानी क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति प्यार, अपने राष्ट्र के प्रति मोहब्बत। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। इस चित्र में ये फ्रेडरिक सारियू, एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न यहां पर किसी ने देखा है और राष्ट्रों के बीच में संधि है। ये जर्मन फ्लैग है। यहां आप फ्रांसीसी फ्लैग देख रहे हैं जो विरुद्ध है राष्ट्रवाद, या कहें कि ऐसे शांति के विरुद्ध जो लोग हैं या जो शक्तियां हैं वो यहां पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहां पर भगवान और फरिश्ते ऊपर से देख भी रहे हैं। इस चित्र का क्या मतलब है? इस चित्र से बहुत सारी चीजें हमें पता चलने वाली है। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, एक फ्रांसीसी कलाकार 1848 में फ्रेडरिक सारियू, इन्होंने 4 चित्र बनाए थे, एक श्रृंखला बनाई थी और उन्होंने यहां पर एक संसार अपना, एक सपनों में, एक यूटोपिया, एक शब्द आने वाला है, उसमें रचा, जो ऐसा संसार जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कि ऐसे समाज, ऐसे देश जो डेमोक्रेसी हो, जनता का प्रतिनिधित्व हो वहां पर, और सामाजिक समाज का प्रतिनिधि हो और वहां पर प्रतिनिधित्व लोगों का हो। ये जो पहला चित्र मैंने आपको दिखाया, ये यूरोप और अमेरिका के लोग इसमें दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं और यहां पर ये फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के की प्रतिमा को सलाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो कलाकार थे, उसमें स्वतंत्रता को ऐसे महिला के रूप में ही दिखाया गया था। अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो भी महिला का है। उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो बताती है कि ये फ्रीडम का प्रतीक है, स्वतंत्रता का। तो इस तरीके से जो प्रतिमा है, इसके सामने, जैसे मैंने कहा कि जमीन पे क्या धराशायी है, ये वो निरंकुश संस्थान है जिनके अवशेष यहाँ बिखरे हुए हैं। निरंकुश संस्थान का मतलब होता है एब्सोल्यूटिज्म, यानी ऐसा सरकार, ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर किसी का कोई रूल मतलब नहीं है, कोई इसको कुछ कह नहीं सकता, कोई इस पे अंकुश नहीं है। यानी कि वो अपने में केंद्रीकृत है, सेना के बल पे काम करती है और अगर कोई आवाज उठाए तो उसका दमन करती है। तो ये निरंकुश या निरंकुशवाद इसे कहा जा रहा है। ये सब बिखरे पड़े हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो सारियू साहब है, इन्होंने एक अपनी एक दुनिया बनाई, यूटोपिया बनाया, एक कल्पना की कि जो दुनिया है उसमें अलग अलग राष्ट्र है और राष्ट्रों के समूह हैं और उसकी पहचान कैसे होगी? इनके कपड़ों से, इनके पोशाकों से होगी। और जो राष्ट्रीय पोशाक होंगे, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, यहां पर इसके कहीं आगे अगर आप देखें तो इसको कौन लीड कर रहा है, इसके आगे कौन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसे लीड कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उस समय तक यूएसए और स्विट्जरलैंड ये राष्ट्र बन चुके थे। जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के क्रांतिकारी यहाँ पर आपको झंडे दिख रहे हैं, इसे पहचाना जा सकता है आराम से। और यहाँ प्रतिमा को बहुत ध्यान से देखिए कि आसपास मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इसके आसपास जो है, अभी अभी जो फ्रांस पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात है और जर्मनी जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा ये अपने हाथ में लिए है। अब ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियों ने ये अपना चित्र बनाया, तब तक जर्मन लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा थे नहीं। और जो झंडा झंडा जिन्होंने लिया हुआ है वो लिबरल्स हैं, वो उदारवादी उम्मीद रखने वाले लोग हैं। 1848 की बात चल रही है, जो चाहते थे कि जो मैंने कहा प्रजातांत्रिक और जनतांत्रिक संविधान बने,
या इस तरीके से राष्ट्र बने, राष्ट्र राज्य बने, उसकी चाह में जो लोग थे वो लोग थे। उसके बाद जर्मन लोगों के बाद आप और देखें, उसके बाद ऑस्ट्रिया और 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, ये और रूस इसके लोग हैं। और ऊपर से भगवान, क्योंकि सारियों साहब ईसा मसीह को मानते थे, ईसा मसीह है, संत फरिश्ते हैं, ये सब ऊपर से देख रहे हैं। तो एक तरीके से अलग अलग राष्ट्र जिनकी हमने बात की, उनकी एकता या उनका भाईचारा, उनकी मोहब्बत, ये इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यह हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस चित्र से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर 19वीं सदी के समय राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म ये बड़ी जबरदस्त ताकत बन के आया, और जिसने पूरे जगत में, चाहे वो राजनीति जगत हो, चाहे वो मानसिक जगत हो, यानी कि दोनों लोगों के दिमाग, लोगों की सोच में भी, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में तो लाया ही लाया, और ये पूरे यूरोप में परिवर्तन ला दिया। और उसके बाद आप देखें, ये जो परिवर्तन हुए, चेंजेस जो हुए, इससे यूरोप में बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र या कहें बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर, यानी कि जो वंश के हिसाब से चल रहे थे साम्राज्य, उसकी को हटा के उसकी जगह राष्ट्र राज्य यानी कि देश का राज हो, लोगों का राज्य हो, इसका उदय हुआ। यूरोप में बहुत समय से चल रहा था, और जो इसमें खास तौर पे अगर आप देखें तो परिभाषित जो क्षेत्र है उस पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन होता यह था कि राष्ट्र राज में न केवल उनके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। कहने का मतलब यह है कि इन सब में कि हम सब एक हैं। मैंने जैसे कहा, ये भाईचारे की बात हो रही है, तो हम सब एक हैं, ये वाली बात थी। तो साझापन यानी एकत्व की भावना ये पहले तो नहीं थी। तो आप देखें कि संघर्ष हुए और नेता हो गए या आम लोग हुए, इन्होंने इसको निर्माण किया, इस चीज का निर्माण किया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्रक्रियाएं हुई या ये सब जो अलग अलग पाथवेज हुए, जिससे वाकई में नेशनलिज्म और राष्ट्र राज्य यानी कि किसी एक का राज्य नहीं, किसी एक सिंगल आदमी का राज्य नहीं या किसी वंश का राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्र का राज हो, लोगों का राज हो, ये कैसे अस्तित्व में आए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें एक और चीज इसमें मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द है, ये यूटोपिया शब्द कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कल्पना की थी सारियों साहब ने। तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीजें परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक परफेक्शन के करीब हो सकती है। तो ये कल्पना उन्होंने की थी कि हाँ, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति को हमने बहुत बहुत गहराई से देखा। तो ये शुरुआत जो हुई थी राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, देशभक्ति की, इसको अगर हम पहले सबसे शुरुआत मान सकते हैं तो 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर जो फ्रांस था उसमें एक निरंकुश राजा था, और इस राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव को फ्रांसीसी क्रांति ने एक रूप दिया, और फिर ये फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आई प्रभुसत्ता, राजतंत्र या जो भी आप कहें, सत्ता आ गई उनसे हटके, जो आपके राजा थे इस समय के। अब क्रांति की घोषणा ये था कि अब लोग, पीपल विल डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे कि देश होगा कैसे, और वो उसका फ्यूचर भी तय करने वाले हैं। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जैसे मैंने कहा, फ्रांसीसी क्रांति ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया। तो उन्होंने ये फ्रांसीसी लोगों में एक कि आप हमारी एक सिंगल पहचान हो, सामूहिक पहचान हो, तो उसके लिए क्या शब्दों का देखिए किस तरीके से प्रयोग हुआ। पितृभूमि, ला पेत्री, पितृभूमि। नागरिकों को कहा ली सिटोयें, ली सिटोयें, इस तरीके से नाम हुए। तो ये जब ये नाम शुरू हुए कि देखिए किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई या कोई एक हायरार्की हो गई, ऐसा नहीं। संयुक्त समुदाय यानी कि एक कंबाइंड, एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह इस पे बात की गई, और इसको संविधान के अंतर्गत, जो वहां का संविधान था उसके अंतर्गत भी सबको जितने भी लोग थे उनको समान अधिकार मिले।
तो एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, आपको याद होगा, राष्ट्रीय ध्वज। और उसके बाद जो स्टेट जनरल पहले हुआ करता था उसको हटा के फिर नेशनल असेंबली बन गई, और खूब सारी नई चीज़ें बनी, यानी कि किसी ने रचना रची, शपथ ली गई, शहीदों को बहुत माना गया, उनकी इज्जत हुई, और सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। अब समान कानून बन गए, और हुआ ये कि जो आयात निर्यात है, यानी कि जो इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पे जो शुल्क लगता है, उस पे जो टैक्स लगता है, उसको खत्म कर दिया गया। और भार नापने के लिए कहीं पाउंड चल रहा था, कहीं किलोग्राम चल रहा था, कहीं कुछ और चल रहा था, इसके लिए एकदम एक समान व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी। और जो एक क्षेत्र की बोली है उसको कहा कि नहीं साहब, ऐसा करें कि फ्रेंच, अगर फ्रांस है तो फ्रेंच बोली होनी चाहिए, और राष्ट्र की साझा भाषा इसको बनने के लिए प्रेरित किया गया लोगों को। अब ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये एक एम है कि हम तो अपने अपने काम में सफल हुए, लेकिन पूरे यूरोप को वो जो शासक है, निरंकुश शासक, जिन्होंने आधिपत्य कर रखा है और वो उनके ऊपर कोई नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है, उनसे हम मुक्त कराएंगे। यानी कि दूसरे राष्ट्रों को बनाने के लिए भी यूरोप में फ्रांस मदद करेगा। इसमें बहुत सारे लोग एक तरीके से इनसे इन्फ्लुएंस हुए, और बहुत सारे जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बना लिया। आपको याद होगा जैकोबिन क्लब बने थे फ्रांसीसी क्रांति के समय। और इसी तरीके से फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया गया, ये क्योंकि जो गतिविधियां अभियान चल रही थी उन 1719 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इसके बहुत सारे इलाकों में फ्रेंच की सेना घुसी। अब क्योंकि क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए थे, इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी सेनाएं जो है राष्ट्रवाद का विचार अपना लेके, नेशनलिज्म का, अपने देश का, मतलब झंडे का, अपने राष्ट्रगान का, ये सब विचार लेके वो विदेशों में जाने लगे। अब नेपोलियन साहब के नियंत्रण में एक बड़ा क्षेत्र आया, और जो वो फ्रांस में कहें कि एक तरीके से शुरुआत की उन्होंने सुधारों की, वो वे आगे भी करना चाहते थे और किया उन्होंने। फ्रांस में उन्होंने राजतंत्र वापस ले आए। आप कहने का मतलब ये है कि जब नेपोलियन आए तो जो पहले प्रजातंत्र था, यानी कि डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज थी, उसको वो वापस राजतंत्र में ले आए, क्योंकि नेपोलियन एक तरीके से एरिस्टोक्रेट, मतलब उसी तरीके के थे कि मेरा राज्य रहे। तो वो उन्होंने नष्ट तो किया इस प्रजातंत्र को, लेकिन इसके अलावा उन्होंने काफी चीजें चेंज भी की। जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें उन्होंने, नेपोलियन साहब ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। यानी कि जो क्रांति के समय जो उनके सिद्धांत थे उसको लाया। उसका कारण क्या था? इसका मतलब यह है कि सब चीजें प्लान्ड हो जाए, तर्कसंगत हो जाए, लॉजिकल हो जाए और कुशल हो जाए, सारी व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। अब इनकी एक संहिता है जिसको आमतौर पे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। 1804 की नागरिक संहिता है। इस संहिता के हिसाब से अगर आपने कहीं जन्म लिया है तो आपको एक विशेषाधिकार मिलता था। इससे पहले इन्होंने खत्म कर दिया। देखिए, जन्म से कोई मतलब नहीं, कानून के सामने सब बराबर है। और अगर संपत्ति का अधिकार, इसको भी इन्होंने सुरक्षा प्रदान की। तो बहुत सारे जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में इसको लागू भी किया गया, जैसे डच गणतंत्र हो गया, हॉलैंड जिसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। इसमें जो प्रशासन के अलग अलग विभाजन है, जैसे ये मंत्रालय अलग, ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग, इसको बड़ा सरल बनाया। जो पहले सामंती व्यवस्था शुरू थी इस इलाकों में, उसको खत्म किया। जो दास बन चुके थे लोग, जमीन पे काम करते थे, उनको खत्म किया। और जो शुल्क ये दिया करते थे, जागीरदारी वाली जो शुल्क थी, उससे इनको मुक्त किया। और फिर जो शहर में क्या किया, इसमें कारीगरों को बड़ा इन्होंने एक तरीके से श्रेणी संघों के अंडर में जो ये आते थे और बड़े सिचुएशन इनकी खराब थी, उसके नियंत्रण को हटा दिया। यातायात, संचार, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया। किसान, कारीगर, मजदूर और जो नए नए उद्योगपति हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा।
और ख़ास तौर पर जो उद्योगपति और सामान बनाने वाले जो छोटे उत्पादक थे, वो ये मानने लगे कि जो एक समान जो कानून आया है, उससे एक समान कानून से उनको बड़ा फ़ायदा होगा, और ये जो कानून है उससे बराबरी का मौका मिलेगा और आराम से इधर उधर वो सामान अपना भेज सकते हैं। इससे बहुत अच्छा लगेगा उनको और उनसे फ़ायदा भी होगा। अब बात आती है कि ये कब तक चला और इसको किस तरीके से लिया लोगों ने। अब मैं पहले एक चित्र आपको दिखाऊंगा, उससे आप थोड़ा और समझ पाएंगे। ये जो है, इस चित्र के बारे में दोबारा मैं बात करूंगा आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए इस चित्र में कि ये वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है। तो ये जो यूरोप है ये पहले कैसा था, अब 1815 के बाद कैसा हुआ और उसके बाद कैसा हुआ, ये हम सब देखेंगे। फिलहाल एक इसमें आपको नज़र थोड़ी सी ये रखना है कि फ्रांस कहाँ है, और फ्रांस ने जिस पे नेदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कहाँ कहाँ वो गया और किस किस पे उसने अपना आधिपत्य किया, वो फिर कैसे चेंज हुआ वो भी हम देखेंगे। अब ये सब चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन सब लोगों ने इस तरीके से तो लिया नहीं इसको, है ना। यहाँ पर देखें आप, ये है ज़ेब्रकेन, जर्मनी में ये स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है। लेकिन ये जर्मन चित्रकार ने बनाया है, इसको कॉल कैस्पर फ्रिड्ज साहब ने बनाया है। इसमें फ्रेंच सेना जो है उस पर इस जगह का ज़्वेबरकेन है, इस पे वो दिखाया गया है, कब्जा दिखाया गया है। तो फ्रांसीसी सैनिक इसमें दमनकारी दिख रहे हैं, यानी कि अब ये गलत तरीके से या लोगों को परेशान करके एक किसान की गाड़ी इन्होंने छीन ली, और कुछ युवा जो महिलाओं को तंग कर रहे हैं, है ना। एक किसान घुटने टेकने पर बेचारा मजबूर हो चुका है। तो स्वतंत्रता के जो वृक्ष है, इस पर लगाई जा रही जो पट्टी है, उस पर जर्मन में लिखा है, उसका ये कहना है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। तो जैसे ये माना गया था कि फ्रांसीसी मुक्तिदाता बन के आए हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। अब जो जीते हुए इलाके हैं उसमें लोगों की बड़ी अलग अलग प्रतिक्रिया थी कि फ्रांसीसी शासन जो आया है उससे, क्योंकि शुरुआत में तो उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई जो शहर है, ब्रसेल्स हो गए, मेज, मिलान और वॉर्सा, इसमें बाकायदा जब फ्रांसीसी सेना आती थी तो उनका स्वागत किया जाता, तोहफा दिया जाता था। लेकिन लोगों को समझ में आ गया, ये चीज़ दुश्मनी में बदली आगे चल के। उनको समझ में आ गया था कि इन्होंने जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, वो उनके हिसाब से नहीं है। देखिए, सेंसरशिप बढ़ गई, और फ्रांसीसी लोगों का ये सेना का क्या मतलब था, वो बाकी यूरोप को जीतने के लिए लोगों को जबरदस्ती अपने खेमे में डाल रहे थे। तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा था। एक चित्र आपको सब बताएगा, ये 1815 के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो चित्र दिखाया था, मैप दिखाया था। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग इसमें आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ये नेपोलियन है, इनको 1813 में जो लाइप्जिग है उसमें ये हार गए थे, और डाकिये के रूप में आ रहे हैं, और ये जो चिट्ठियां गिर रही हैं या पर्चे गिर रहे हैं, इस पे वो उन जगहों का नाम लिखा है, भूभागों का नाम लिखा है जो ये हार चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज ये है कि जो राष्ट्र राज्य है, यानी कि जो नेशंस है, जैसे हमें जो अलग अलग कंट्रीज दिखती है, मध्य 18वीं सदी में अगर यूरोप के नक्शे को देखा जाए तो वैसा नहीं मिलता है। जैसे हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, बाकायदा एक अलग अलग बाउंड्री है इनकी, ये कंट्रीज है, ये वैसे नहीं थे। तब ये राजशाहियां थी, मतलब यहाँ पर राजा का राज था, या उनका ये कहें कि कुछ शासक थे, अलग अलग शासक, जिनके अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे जिनको डचीज या कैंटन कहते थे, कैंटन या डचीज कहते थे। ऐसे बहुत सारे पूर्वी और मध्य यूरोप इन निरंकुश जैसे जिनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं था, वो खुद ही राजा थे और अपने तंत्र को चलाते थे। यानी कि वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति, अगर हम कहें कि आज स्विट्जरलैंड, तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम स्विट्जरलैंड के हैं, जर्मन कहेंगे हम जर्मन के हैं, ऐसा नहीं था। यानी किसी एक समान संस्कृति का हिसाब किताब नहीं था, वो अपने आप को भागीदार नहीं मानते थे।
अलग अलग भाषाएं बोलते थे क्योंकि अलग अलग एरिया थे जहां पर अलग अलग लोग राज करा करते थे, और जाति समूह भी अलग थे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर, तो ऑस्ट्रिया हंगरी, इस पे जो शासन करने वाला एक साम्राज्य था हैब्सबर्ग, इसके बहुत सारे क्षेत्र और जन समूह थे, उनको मिलाकर ये बना। अगर इस क्षेत्र समूहों का मैं नाम लूं तो इसमें एपल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, ये इसके साथ साथ जो बोहेमिया इसका इलाका भी शामिल था। और ये जो इलाका है जहां पर कुलीन वर्ग, जो बड़े लोग थे, बड़े मतलब थोड़े से एक राजशाही के लेवल के जो लोग थे, वो जर्मन भाषा ज्यादा बोलते थे। तो हैब्सबर्ग की बात जो मैं कर रहा हूं, इस साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया ऐसे भी प्रांत थे जहां पर इटली बोली इटली की भाषा इतालवी बोली जाती थी। अब इसी में आप देखिए, अगर मिक्स्ड संस्कृति की बात कहें तो हंगरी में आधे लोग क्या करते थे, आधे लोग तो मैग्यार बोलते थे, बाकी अलग अलग भाषा बोलते थे, क्योंकि कॉमनैलिटी नहीं थी, कोई एक सिंगल भाषा नहीं थी। यहीं पे देखिए तो गलीसिया, यहाँ का जो कुलीन वर्ग है वो पॉलिश बोलता था। तो ये जो प्रभावशाली समूह की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो साम्राज्य है हैब्सबर्ग, इसके अंतर्गत कई लोग ऐसे थे जो काम करते थे, बड़े लोगों के अंडर में काम करते थे, और अधीन अवस्था कह सकते हैं इनको, जैसे बोहेमियन हो गए और स्लोवाक हो गए, कार्नियोला में स्लोवेज थे, दक्षिण में क्रोएट थे, और पूरब की तरफ जाएंगे तो वहां पर ट्रांसिल्वेनिया, वहां के लोग थे रोमन लोग। तो कोई राजनीतिक एकता, या कहें कि अगर पॉलिटिकली इन सबको एक किया जाए तो काम बनने वाला नहीं था। बस ये था कि एक सम्राट है, उन सब की ये आराधना कर रहे हैं, उस सब के प्रति उनकी निष्ठा है, उनका विश्वास है, उसी से काम बन सकता था। तो ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य, राष्ट्रवाद जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी भावना होती है अपने देश के प्रति, और राष्ट्र राज्य यानी कि ऐसा राज्य जो एक सिंगल नेशन हो, सिंगल देश की तरह काम करे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताऊंगा, इसमें से कई चीजें हम देख चुके हैं, कई चीजें आगे देखेंगे। तो 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया, और यहां से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 से 1815 में नेपोलियन साहब का खात्मा हुआ और वियना शांति संधि हुई। 1821 में यूनान, ग्रीस जिसे हम कहते हैं आज, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 1848 इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्रांस में क्रांति हुई, और जो परेशानियों में थे कारीगर, मजदूर और किसान, इन्होंने बगावत की। फिर मध्य वर्ग संविधान और एक तरीके से प्रतिनिधि वाली यानी जनता के लिए जो सरकार थी, उसके गठन की मांग बढ़ी मध्य वर्ग। और उसके बाद इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पॉलिश, चेक, इन्होंने राज्य राष्ट्रों की मांग की, यानी कि जिन जिन जिनके बारे में हमने पढ़ा उन सबने अपनी ये राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फिर 1859 से 1870 तक इटली का एकीकरण होता है। 1866 से 1871 तक जर्मनी का एकीकरण होता है, और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में जो स्लाव राष्ट्रवाद है ये मजबूत हो रहा है, ये मजबूत होता है। तो कुलीन वर्ग और एक नया मध्य वर्ग आया, और इनकी क्या सोच थी, सबसे ज्यादा जमीन के जो मालिक थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, या ये कहें कि वो बड़े पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, दोनों तरीके से, यानी समाज में भी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी। अब ये सारे के सारे इनकी एक कॉमन जीवन शैली थी, यानी कि इनका जीने का तरीका एक जैसा था, और जो अगर क्षेत्र अलग अलग है उसमें भी इनकी जीवन शैली समान थी। बहुत बड़ी जायदाद इनके पास थी, हवेलियां थी, और ये लोग खासतौर पे फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे, आपस में शादियां करते थे ये। मगर ये जो शक्तिशाली कुलीन वर्ग है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये इनकी संख्या कम थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो किसान थे, और पश्चिम में अगर जाएं तो बहुत सारे जमीन पर एक तरीके से बटाई पे काम करते थे, किराएदार की तरह काम करते थे, छोटे काश्तकार थे। और थोड़ा पूर्वी मध्य यूरोप की तरफ आए तो वहां पर जो जमीन थी बहुत बड़े बड़े जागीरों में, इलाकों में बटी थी, और वहां पर जो जमीन के दास है, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके दास, वो लोग काम करते थे। हुआ ये कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो हिस्से हैं
उसमें उत्पादन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन, और जो ट्रेड हुआ, व्यापार, उसमें शहर यानी अर्बन इलाकों में काफी विकास हुआ, और जो ट्रेड या कमर्शियल वर्ग है उनका उदय हुआ। यहां पर ये चीज बढ़ने लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम इंडस्ट्रियल की रेवोल्यूशन की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। ये सब किस पे इनका ये कहें कि ये टिके किस पे थे? ये टिके थे बाजार के उत्पादन पे। उसके बाद आई इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिकरण ये 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हो गया था। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि ये इंग्लैंड भी यूरोप में आता है, लेकिन ये ऊपरी भाग नीचे की तरफ आए तो फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर बहुत बाद में 19वीं शताब्दी के दौरान ये औद्योगिकरण शुरू हुआ या इसका रूट्स आने लगे। तो यहां पर क्या हुआ, अब नए लोग, नए तरीके के समूह या ग्रुप आने लगे। एक तो सामाजिक समूह नए आने लगे, और जो काम कर रहे हैं यानी कि श्रमिक वर्ग हो गया, और फिर उसके बाद मध्य वर्ग। मध्य वर्ग यानी कि जो मॉडरेट या एवरेज हम कैसे कहते हैं, मिडिल वर्ग, उद्योगपति थे, व्यापारी और सेवा क्षेत्र, या ये अलग अलग लोग आने लगे, क्योंकि अब थोड़ा सा औद्योगिकरण के कारण चीजें चेंज हो गई। मध्य और पूर्वी यूरोप में ये जो समूह है ये थोड़ा छोटा था, और जो बड़े लोग थे जिनको कुलीन विशेषाधिकार, उनकी समाप्ति के बाद जब ये उनकी जो उनको कि भाई आप कोई राजा है या कोई बड़ा आदमी है, उसका बेटा भी बड़ा आदमी बनेगा, वो सब जब खत्म किया गया, उसकी समाप्ति हुई, तो जो एजुकेटेड लोग थे, शिक्षित थे, और जो लिबरल थे, उदारवादी समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटी बाइक है, मतलब बाइक साइकिल है, और आप कोई आपसे मांगने आया, आपने उसको दे दिया, उसने कहा कितने पैसे, आपने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, आप आराम से लेगा, तो आप उदार हो जाते हैं। इसी को हम उदारवादिता कहते हैं। तो जो शिक्षित लोग थे और जो लिबरल है यानी उदारवादी, ये मध्य वर्ग, यहां से एक नेशनल इंटीग्रिटी या राष्ट्रीय एकता का जो विचार है वो आगे बढ़ा, ये लोगों में समाहित होने लगा। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने हैं? एक तो होता है कट्टर राष्ट्रवाद। कट्टर राष्ट्रवाद मतलब हम ही हम हैं, बाकी सबको मारो काटो खत्म करो। एक उदारवादी राष्ट्रवाद है जो इंक्लूसिवनेस की बात करता है कि हम राष्ट्र, एक राष्ट्र हमारा होगा और सभी लोग उसके बाशिंदे होंगे, और सब चीजों को अपनी तरीके से करने का अधिकार होना चाहिए। तो यूरोप में 19वीं सदी के जो शुरुआती साल थे या दशक थे, उसमें उदारवाद शुरू हुआ। उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म, यानी कि अगर लैटिन भाषा में जो शब्द आया है लिबर, लिबर जो लिबरलिज्म का लिबर आया है, इसका मतलब होता है आजाद ख्याल, यानी कि फ्रीडम, खुला विचार। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर नए वर्ग आ रहे थे, तो ये जो नए वर्ग थे, उनका उदारवाद का मतलब ये था कि हर व्यक्ति के लिए एक तो आजादी हो, सबको फ्रीडम हो, और कानून के सामने ऐसा ना हो कि बड़े को अलग से तरीके से देखा जा रहा है, छोटे को अलग तरीके से देखा जा रहा है। कानून में सबकी बराबरी होनी चाहिए। ऐसी सरकार बने, या राजनीति ऐसी हो, या पॉलिटिक्स ऐसी हो जिसमें सबके सारे समूह जो है, सारे लोग हैं, उनके हिसाब से सरकार बने। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जब हो गई तो जो उदारवाद निरंकुश शासक थे, खासतौर पे जो पादरी वर्ग था, उनके तो विशेषाधिकार जो थे वो खत्म कर दिए गए, और फिर यही लोग ये चाहते थे कि संविधान और संसदीय प्रतिनिधि, ये सरकार, इनका पक्ष ये था कि ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों और सभी को समान अधिकार मिले, जैसे ये लोगों, उदारवादियों का सोच था। मतलब जो मताधिकार था, सफरेज जिसे हमें कहते हैं, आपको याद होगा एक क्रांतिकारी, जब मतलब फ्रांस की जब क्रांति हुई, उसमें जब मत देने का टाइम आया, या फिर मताधिकार का जब टाइम आया, तो केवल उन लोगों को मताधिकार देने दिया गया, खासतौर पर औरतों को तो हटा दिया गया, और उन वयस्कों को हटा दिया गया जो 3 दिन के बराबर अपना वो नहीं देते, टैक्स नहीं देते। 3 दिन के बराबर जो लेबर कमाते हैं, वेजेस कमाते हैं, उतना टैक्स नहीं देते, उन लोगों को हटा दिया गया था। यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को आप टैक्स दे सकते हैं, ऐसे बोला गया था। तो बहुत कम समय के लिए, इसमें आपको याद होगा हमने जब बात की थी फ्रांसीसी क्रांति की, तो जैकोबिन शासन जब आया तो इसमें सभी लोगों को, कि सभी जो वयस्क पुरुष है उनको मत देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन नेपोलियन साहब आए, उन्होंने फिर ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो महिलाओं को हटा दिया उन्होंने, और महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया, कि जो
जो पिता और पति के अधीन है इनको तो नहीं देने दिया जाएगा मत का अधिकार। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये आंदोलन करने लगे, मांग करने लगे कि भाई हमको तो सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में आए, यानी कि पैसे या लेन लेन देन ट्रेड के बारे में बात करें, तो यहां पर उदारवाद का मतलब क्या है कि बाजार की मुक्ति और जो चीज आ रही है, जा रही है, पूंजी इधर से उधर हो रही है, इस पे जो राज्य ने, यानी कि जो जो आप कहें अधिकारियों ने नियंत्रण लगाया हुआ है, उसको खत्म करना सबसे बड़ा उदारवाद इस आर्थिक क्षेत्र में लोगों की सोच ये थी। बहुत ज्यादा मध्य वर्ग की ये मांग थी। तो अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा था जिसलिए इन्होंने ये आवाज उठाई। 19वीं सदी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। 19वीं सदी का जो पहला भाग था उसमें जर्मन भाषी इलाके का हम उदाहरण ले रहे हैं। तो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए थे, प्रशासनिक कदम लिए थे, उसमें बहुत सारे छोटे प्रदेशों से, यानी कि 39 एक राज्यों का एक महासंघ बना दिया उसने। अब ये जो अलग अलग छोटे प्रदेश है, उनकी अपनी एक मुद्रा थी, जैसे हमारा रुपया है, कहीं का डॉलर है, ऐसे, और नाप तोल, कहीं केजी चल रहा है, कहीं पाउंड चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। तो 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, अगर यहां से व्यापारी चलता था और यहां पर जाता था, अगर जा रहा है तो उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। आप सोचिए, 11 जगह उसको रुकना पड़ता था और वहां पर उसको टैक्स देना पड़ता था, और 5% हर 11 जगह रुक के वो 5% सीमा शुल्क देता था, क्योंकि 39 क्षेत्र थे ना, तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ेगा। और ये जो सामान वो ले जा रहा है उसका वजन या आकार जो होता था उसके हिसाब से उसको देना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की थी कि हर जगह की नाप तोल की व्यवस्था ही अलग थी। जैसे कपड़े को नापने का पैमाना, जैसे एल जिसे कहते हैं, ये हर जगह इसकी लंबाई बदल जाती थी। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा गया जो 54.7 सेंटीमीटर का मिलता था, मेज में ही जाके ये 55.1 सेंटीमीटर का हो जाता था, और न्यूरेमबर्ग पहुंचते पहुंचते 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में देखा जाए तो 53.5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना अंतर हो गया। ये अंतर आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा फिलहाल, लेकिन जब आप बड़े कपड़ों की बात करें, आप ये तो नहीं समझ सकते कि छोटा सा कपड़ा कोई लेगा, बड़े बड़े कपड़े की बात करें तो कितना अंतर पड़ जाएगा। तो ये जो स्थितियां थी, इससे लोग आपस में जुड़े और उन्होंने कहा कि जहां हमको एक ऐसी ऐसी प्रणाली चाहिए जिससे जो सामान है, लोग है और पूंजी, पैसा, इसका आना जाना, ये जो है ना, इसमें जो बाधा है, ये सब जो बाधाएं हैं, इसको खत्म कर किया जाए, ये इनकी मांग थी। तो 1834 में प्रशा, इन्होंने पहल की, एक जगह है, और इन्होंने एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन इसको स्थापित किया, जिसमें बहुत सारे जो जर्मन राज्य हैं वो शामिल हो। इन्होंने जो ये हर एक पॉइंट में नाके पे जा जाके जो अवरोध थे उसको खत्म कर दिया, और जो मुद्रा की संख्या अलग अलग हर जगह थी उसको 2 कर दिया। जो 30 से ऊपर मुद्रा की संख्या थी उसको केवल 2 कर दिया इन्होंने। और जब रेल नेटवर्क बढ़ा और ये सब चीजें आगे बढ़ी, तो फिर अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो राष्ट्रवादी भावना थी, वहां पर आर्थिक राष्ट्रवाद भी आया, उसको और मजबूत बनाया। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश के बारे में बस अच्छा सोचने लगूं और राष्ट्रगान गाता रहूं तो मैं देशभक्त हो गया, और मैं जो अपना काम कर रहा हूं वो काम ना करूं जिसके लिए मुझे भेजा गया, या मुझे कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूं, या कोई भी काम जिसके लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। मेन चीज ये है कि वो काम भी चलता रहे, ट्रेड भी चलता रहे, पैसे का आदान प्रदान भी चलता रहे, लोगों की रोजी रोटी भी चलता रहे, और इससे मेरा देश स्ट्रांग होगा। यही उनका मानना था कि यही राष्ट्रभक्ति है और यही राष्ट्रवाद है। तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। रूढ़िवाद का मतलब ये होता है, अगर आप देखें कि कोई एक शब्द होता है उदारवाद, फिर रूढ़िवाद एक कट्टरवाद। तो रूढ़िवाद उसके बीच में आता है, किसके? उदारवाद और कट्टरता के बीच में। रूढ़िवाद का मतलब ये होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन, मतलब ऐसी राजनीति हो जिसमें जो भी संस्थान है, रिवाज है, वो बहुत तेज ना बदले, उनकी चीजें तेज ना बदले, बल्कि वो बहुत धीरे धीरे आराम से इजी बदले। इसको नया रूढ़िवाद कहा गया। तो 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्टे की हार हो गई, उसके बाद जो यूरोपीय सरकार थी
वो रूढ़िवाद, इस रूढ़िवाद से बड़ी प्रेरित थी। वो ये मानते थे, वो ये चाहते थे कि जो राज्य और समाज में जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जो कि चली आ रही हैं जमाने से, जो ट्रेडिशनली चले आ रही हैं, जैसे राजतंत्र चला आ रहा है, चर्च है, ऊंच नीच जो हो रहा है, संपत्ति और परिवार को जो बनाए रखना है, ये सब चीजें जो चली आ रही हैं, इनको ये पारंपरिक संस्थाएं हैं। लेकिन बहुत सारे रूढ़िवादी ये समझ चुके थे कि देखो, हमको इस क्रांति, जो क्रांति हुई है उसके पहले तो नहीं जाना, क्योंकि इसके पहले का जो दौर था वो खराब था। नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए या परिवर्तन शुरू किए, उन्होंने ये तो समझ लिया था रूढ़िवादियों ने कि जो आधुनिकीकरण है, यानी कि जो नयापन है, मॉडर्नाइजेशन है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। आधुनिकीकरण वाकई में इसको, राजतंत्र को स्ट्रांग बना रहा था और राज्य की ताकत को और बहुत कुशल बना रहा था, स्ट्रांग, मजबूत बना रहा था। जैसे आधुनिक जो सेना है, कुशल नौकरशाही है, व्यवस्था बहुत अच्छी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, सामंतवाद और में मतलब दासत्व जिसे कहते हैं, कि जो लोग जमीन में काम करते थे और किसी के नौकर की तरह काम करते थे, दास की तरह काम करते थे। तो ये सब की जो समाप्ति हुई, ये सब जो काम किए एक तरीके से आप कहें नेपोलियन नहीं किए, तो यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र है उसको ये शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो रूढ़िवादियों की क्या सोच थी ऐसी। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया। तो अब ये लोग क्या, जब इन्होंने हरा दिया तो सभी मिलके बैठे और ये वियना में एक समझौता इन्होंने किया। अब इस सम्मेलन, ये जो कांग्रेस बिठाई गई, इसमें इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के एक साहब थे, चांसलर साहब थे, ड्यूक मैटरनिक, इनका नाम दोबारा आएगा इसलिए इसको समझिएगा, ड्यूक मैटरनिक साहब ने की। तो एक वियना संधि हुई जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। तो इसमें जो जो नेपोलियाई युद्ध, यानी कि जब नेपोलियन के साथ युद्ध हो रहा था, तो जो जो बदलाव हुए थे उन सबको इन्होंने पहले तो खत्म किया। फ्रांसीसी क्रांति में जो बर्बन वंश था उसको हटाया गया था, उसको फिर से सत्ता में ले आए। और फ्रांस ने जिन जिन इलाकों में नेपोलियन ने कब्जा जमाया था वो फ्रांस से हटा लिए गए। और फ्रांस की जो सीमाएं थी, बाउंड्री थी, उसमें बहुत सारे कई राज्य ऐसे कायम कर दिए गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस फिर से विस्तार करे, फ्रांस के लोग फिर से आगे बढ़े, विस्तार करें। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो उत्तर में नीदरलैंड्स बना दिया गया, जो डच या हॉलैंड जिसे कहते हैं। पहले वो डच था, हॉलैंड कहा गया, फिर नीदरलैंड्स हो गया, आज नीदरलैंड्स के नाम से हम जानते हैं। जिसमें ना बेल्जियम भी शामिल था, और दक्षिण में देखें तो पिडमॉन्ट में जेनोवा को साथ में जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी जो पश्चिमी सीमा है उस पर बहुत महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया। लेकिन जो नेपोलियन ने 39 राज्य, जो 39 राज्य थे, उनका जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको नहीं तोड़ा गया, उसको इन्होंने बरकरार रखा। पूर्व में क्या किया गया, रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया और प्रशा को सैक्सनी यहाँ का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया। तो मेन उद्देश्य इस ट्रीटी का, वियना का एक मेन मुद्दा यही था कि ये राजतंत्र की दोबारा बहाली की जाए, दोबारा बहाली कर दी जाए, जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। और साथ में जो रूढ़िवादी थे, जैसे मैंने कहा ना, वो ट्रेडिशनल चीजें तो चाहते थे, तो वो रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। ये ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब ये था। अब 1815 में जो व्यवस्थाएं आई, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं आई, रूढ़िवादी शासन आया, वो उस पर किसी का कंट्रोल तो था नहीं, निरंकुश थी। यानी कि अगर कोई भी उनके विरुद्ध बात करे तो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करती थी, और बाकायदा उनको, जो लोग उनके बारे में बात करते थे उनको दबाना, ये उसको लॉजिकल माना जाता था, उसको सही ठहराते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप की, कि भाई कोई भी चीज कोई अखबार में आएगी, किताब में आएगी, नाटक करोगे, गाना गाओगे, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसका हम सेंसरशिप करेंगे बाकायदा। तो उसमें नियंत्रण लगाया गया। जहां पर क्रांति में क्या था, स्वतंत्रता की बात करते थे लोग, मुक्ति की बात करते थे, अगर ये विचार दिखते थे दोबारा तो इसका सेंसरशिप कर दिया जाता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के, जो मैंने जैसे कहा, जो उदारवादी थे, उनको ये चीज याद थी, और खास तौर पे इन लोगों ने आवाज उठाई
रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो थे, उदारवादी जो थे, लिबरल जो लोग थे, लिबरल राष्ट्रवादी या लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने कहा कि देखिए खास मुद्दा ये है कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि जो न्यूज़ आ रही है वो तो केवल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल सोर्सफुल होनी चाहिए। एक यहाँ चित्र में दिखाता हूँ, या बहुत सारे लोग बैठे हुए और इन सब के मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आप कुछ बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ। यहां से शुरुआत हुई क्रांति की। ये साहब है, इनको देखिएगा, इनके बारे में ही बात हम करने वाले हैं। ये ज्यूसेपे मैत्सिनी और बर्न, ये यंग यूरोप की स्थापना कर रहे हैं। ये मैत्सिनी साहब की हम बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हर क्रांति के लिए कोई ना कोई लीडर चाहिए होता है, एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसके पीछे लोग चले। तो 1815 जैसे हमने कहा कि जब इसके बाद दमन, अगर आप किसी उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको दमन कर दिया जाएगा, आपकी बातों को दबा दिया जाएगा। तो जो उदारवादी थे, जो चाहते थे कि कुछ चेंज हो, राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट थे, उनको तो रोका गया। अब रोका गया तो ये भूमिगत हो गए जाके, और बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में गुप्त संगठन, यानी कि सामने तो नहीं आ सकते थे क्योंकि सरकार उन्हें दबा देगी, या फिर जो राजतंत्र था वो दबा देगा। तो वहां पर इन लोगों ने मिल के थोड़ा छुपे तरीके से, एक तरीके से क्रांतिकारी लहर लोगों में गई। तो इनका ये था कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, और हम क्रांतिकारी हैं, हमें संघर्ष करना है। तो इसलिए जो राष्ट्र राज्य बनाना है, यानी कि जो निरंकुशता चल रही है, ये जो इन्होंने फिर से राजतंत्र ला दिया, इसको खत्म करना है और राष्ट्र राज्य बनाना है, सबकी सोच यही थी। तो ये सब सोच था, उनमें से एक इंसान था, आदमी था, क्रांतिकारी जुसेपी मैत्सिनी। 1807 में जेनोवा में इनका जन्म हुआ था, और वो कार्बोनारी, ये भी एक गुप्त संगठन था, क्योंकि सब कुछ छुपा होना था, सामने लाएंगे तो दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा इन लोगों को। तो इसके सदस्य थे, 24 साल के थे। इसी युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया, भाई तुम क्रांति कर रहे हो, तुम्हारा बहिष्कार किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, छुपे हुए दो संगठन बनाए। पहला ये था मार्से में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसकी चित्र आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। ये इन्होंने दो वो बनाए, छुपे हुए थे लेकिन ये बनाए, दो ग्रुप बनाए। इसमें जो सदस्य थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, इसमें जो जो लोग या युवा लोग थे जो एक समान विचार रखते थे, वो मेंबर थे। तो मैत्सिनी साहब का ये विश्वास था कि जो ईश्वर की मर्जी है उसके अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, यानी जो राष्ट्र है यही हमारे लिए नॉर्मल चीज है। ईश्वर की मर्जी भी यही कहती है। हमें कोई और, जैसे इटली के छोटे राज्य हो गए या प्रदेश हो गए, ये लटकन की तरह है, पैबंद है, हमें इन सबको जोड़ना है, जोड़ करके गठबंधन करके एक एकीकृत, यानी कि एकीकृत मतलब होता है सिंगल गणतंत्र हमें बनाना है। और ये एकीकरण यही इटली को मुक्त करने का या उसको फ्रीडम दिलाने का आधार होना चाहिए, आधार होगा। तो ये जब चीजें सुनी लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। इसके कारण जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, यहां पर भी जो छुपे हुए गुप्त संगठन है ये कायम हो गए। अब मैत्सिनी ने जो बड़ा घोर विरोध किया, जो प्रजातांत्रिक गणतंत्र थे, तो मैत्सिनी ने अब रूढ़िवादियों को वैचारिक तौर पे तो हरा दिया था। तो मैटरनिक, मैंने कहा था इनका नाम दोबारा आएगा, कि मैटरनिक साहब ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, ये मैत्सिनी है, ये हमें खत्म करना चाहता है, ये हमें खत्म करेगा। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848, यानी कि ये जो 18 साल है, इसमें कई सारी क्रांतियां हुई। उसका कारण क्या था और वो क्या क्रांतियां थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट, इसके हारने के बाद, इसको हराने के बाद रूढ़िवादी व्यवस्थाएं, इनकी ताकत आई क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, और मजबूत बनाने की जो कोशिश हुई, इसमें यूरोप के जो क्षेत्र हैं उसमें उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इसका मतलब जो रेवोल्यूशन होना है या क्रांति होनी है, किसी चीज के खिलाफ अगर आवाज उठानी है, तो लिबरलिज्म, उदारवादिता,
और नेशनलिज्म, इसको क्रांति के साथ जोड़ा गया या जोड़ के देखे जाने लगा। जैसे इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड कुछ इसी तरीके के क्षेत्र थे। यहां पर कुछ इस तरीके से हुआ और इन क्रांतियों का जो नेतृत्व है वो उदारवादी, राष्ट्रवादी, देखिए दोनों शब्द आ रहे हैं, मैं फिर से इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एक तो उदारवादी हम देख रहे हैं और साथ में हम देख रहे हैं राष्ट्रवादी। उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लिबरलिज्म, चीजें जो है वो बहुत फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ होनी चाहिए, चाहे किसी भी इलाका हो, चाहे जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर फ्रीडम के साथ लेन देन होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है देश के प्रति प्यार, देश के प्रति निष्ठा और देश के प्रति सब कुछ करने का एक जो आपका के अंदर से एक आता है। जैसे अगर राष्ट्रगान जब भी बजता है हम सब खड़े हो जाते हैं, या कहीं भी अगर किसी मूवी में, किसी पिक्चर में अगर एक सीन चल रहा हो जिसमें देश के बारे में बात कर रही हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो क्रांति है, जो क्रांतियां हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो दोनों विचार थे उनके लोगों ने इसको आगे बढ़ के इनका नेतृत्व किया। और ये लोग कौन थे? ये लोग वहां से आए थे जो शिक्षित मध्य वर्ग हम कहते हैं। शिक्षित मध्य वर्ग कहां से शुरू हुआ था? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिकरण हुआ था, तो बहुत सारे शिक्षित वर्ग जो थे जिन्होंने समझा इस चीज का और फिर वो इसकी में आ गया। जैसे मैं अगर इनकी श्रेणी बताऊं ये कौन लोग थे, तो इसमें प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे, और वाणिज्य व्यापार यानी कि जो लेन देन वाला काम है उसमें लगे जो मध्य वर्ग थे वो लोग शामिल थे। अब ये जो है हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा इस या कहें दरमियान में बात करना जरूरी हो जाता है। जो पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जो बर्बो राजा है, 1815 के बाद जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद उसमें क्या हुआ था? बर्बो राजा को पहले हटाया गया, फिर रूढ़िवादी प्रतिक्रिया हुई, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, उसमें इनको वापस ला दिया गया। अब उन्हें ये जो उदारवादी क्रांतिकारी है, जो ये नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इनको हटा दिया, उखाड़ फेंका, निकाल दिया। यहां पर क्या चीज आई फिर? यहां पर इन्होंने लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक राजतंत्र स्थापित किया, संवैधानिक, लेकिन वो संविधान के हिसाब से चलेगा ये राजतंत्र। अब मेटरनिक साहब जो थे, आपको याद होगा मेटरनिक साहब जो है हंगरी के चांसलर थे, उन्होंने ये कहा था, बड़ी एक जबरदस्त बात कही थी उस समय, कि जब भी फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब फ्रांस में जब कोई परिवर्तन आता है, कोई भी हलचल होती है, उसकी हवाएं, उसकी लहरें बाकी यूरोप को भी अपने साए में लेती हैं। हुआ ये कि जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स, अब ब्रसेल्स है बेल्जियम में, आपको याद होगा कि ब्रसेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो ब्रसेल्स में जब ये विद्रोह भड़क गया, तो इससे क्या हुआ कि ये जो ब्रसेल्स है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, इससे अलग हो गया। अब एक और घटना जिसने ये जो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया, खासतौर पे शिक्षित अभिजात वर्ग। शिक्षित मतलब होता है एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे हो, अभिजात मतलब थोड़ा ऊपर, यानी कि सोच में और थोड़ा सा पैसे में भी समझ लें, थोड़ा ऊपर वाले वर्ग जो होते हैं। उसमें एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट घटना थी जिसने और भी जो राष्ट्रीयता है उसका संचार किया, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए यूनानी जो है, जैसे हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता की बात करते हैं, ऐसे यूनानी सभ्यता की बात करते हैं। यूनान की बहुत जबरदस्त सभ्यता थी। तो 15वीं सदी के में जो यूनान है वो ऑटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था, हिस्सा था। यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, जैसे वो आगे बढ़ा, तो यूनानियों ने भी ये कहें कि अपनी आजादी के लिए ये 1821 में अपना संघर्ष शुरू किया, आरंभ किया। यूनान से, यूनान में अगर इसको अंग्रेजी में कहूं तो ग्रीस है, जो आज का ग्रीस है वही इलाका है ये। तो यहां से जो बाहर रह रहे थे राष्ट्रवादी, निर्वासन हुआ था जिनको बाहर भेज दिया गया था किसी भी कारणवश से, उन यूनानियों के साथ, निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ जो पश्चिमी यूरोप के और भी लोग थे, उनका समर्थन मिल रहा था। क्यों?
क्योंकि बाकी लोग जो थे, चलो यूनानी तो ठीक है, जो बाकी लोग थे वो भी इस यूनानी संस्कृति जिसे हेलेनिज्म कहते हैं, हेलेनिज्म, इसके प्रति वो इसको मानते थे और इसके प्रति उनका एक अच्छा विचार था, सहानुभूति थी इसके प्रति। और जो कवि और कलाकार क्या करेंगे, वो कवि तो कविता लिखेगा, कलाकार कलाकारी करेंगे, आर्टिस्ट आर्टिस्टिज्म करेंगे। तो उन्होंने उनके हिसाब से एक मुस्लिम साम्राज्य के, एक मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, उसमें बड़ा अच्छा चित्रण है इसका, कि एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध इसका यूनान के संघर्ष के लिए जन्म जुटाया गया था। एक अंग्रेज कवि हुए लॉर्ड बायरन, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और वो युद्ध में लड़ने भी गए, लेकिन 1824 में बेचारे बुखार उनको हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर अंत में 1832, देखिएगा 1830 की पहले की बात चल रही है, तो 1824 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1830 के बाद, 1830 और 1848 की बात कर रहे हैं हम, तो 1832 में एक संधि हुई कुस्तुनतुनिया में, और फिर यूनान को, ग्रीस को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राष्ट्र, देश, इसकी मान्यता दी गई। अब बात आती है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी कल्पना का अर्थ होता है रोमांटिक। रोमांटिक यानी किसी से जब प्रेम होता है। अब प्रेम कई तरीके से हो सकता है, जैसे आप अपने देश के लिए प्रेम आपके अंदर हो, आप किसी महिला के प्रति प्रेम रखते हो, माता अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखते हो, तो उसे रोमानियत कहते हैं। तो जब रोमानी कल्पना हो और राष्ट्रीय भावना इसके साथ आए, तो राष्ट्रवाद का जो आगे बढ़ावट थी इसकी, ऐसा नहीं कि हर चीज तलवारों से और जमीन जायदाद को कब्जे करने से हो रही थी, युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हो रहा था। इसके साथ संस्कृति, ये जो विचार है, राष्ट्र का जो विचार है, उसमें जो संस्कृति है, संस्कृति में सारी चीज आने वाली है, जैसे कला, काव्य, कहानियां, किस्सा, संगीत, ये सारी की सारी चीजें इन राष्ट्रवादी भावनाओं को, नेशनलिज्म, देश के प्रति मोहब्बत को बढ़ाने में इसने, इन सब चीजों ने सहयोग दिया है। तो हम जरा रोमानीवाद देखते हैं, जैसे मैंने कहा रोमांटिसिज्म, प्यार, लेकिन ये प्यार थोड़ा सा अलग किस्म का है। इसको देखें, जो ये कहें कि एक था तो सांस्कृतिक आंदोलन, संस्कृति मतलब ये सब ये जो जिसमें कला, काव्य, कहानियां आती हैं, लेकिन इसने राष्ट्रीय भावना को भी बड़ा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया। जब हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये गाना जब हम सब सुनते हैं, चाहे हम कोई भी धर्म विशेष के हों, कहीं भी हम किसी जाति के हों, हमारे लिए देश के प्रति प्यार बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यही बात है कि उस गाने से, किसी मंचन से, नाटक में अगर आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए अपनी जान दे रहा है, आप उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। तो ये जो रोमानी कलाकार हैं और कवियों ने जो तर्क वितर्क और विज्ञान, इसके इन्होंने क्या किया, समझिएगा, इन्होंने जो तर्क वितर्क है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है या फिर विज्ञान, साइंस, इसको जो बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही थी, क्योंकि इसमें शिक्षित वर्ग काम कर रहा था, तो इसका महिमा मंडन होना लाजमी था। तो इन्होंने इसकी आलोचना की और इन्होंने कहा, ना, भावनाएं, सेंटिमेंट्स, दिल से जो दृष्टि हम देखें, आंखों से नहीं, दिल से देखें, और बहुत जो हमारे अंदर सेंटिमेंट्स आते हैं, भावनाएं आती है, उसके हिसाब से हम चले, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है सेंटिमेंटल आदमी होता है। उस हिसाब से ये आर्टिस्टिज्म ने किसी और तरीके से राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाया। उनका यह मानना था कि हमारी एक विरासत है, सामूहिक मिली हुई विरासत है, और एक संस्कृति है हमारी, एक जैसे हम, अगर हमारी कोई एक राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, डांस है, एक इलाका है जिसपे हम रश करते हैं, उसके हिसाब से, हमारा अतीत के हिसाब से कि देश में ये हुआ था, देश में वो हुआ था, उसके हिसाब से हम राष्ट्र बनाएं, ये इनकी सोच थी। अब यहां पर जो मैं चित्र बता रहा था, ये एक चित्र है, ये इनको इसमें रोमानियत दिखाने की कोशिश की गई है। इसको बनाया है यूजीन देला क्रोआ। ये द मैसेकर एट कियोस 1824 का चित्र है। बहुत बड़ा चित्र है ये, करीबन 4 मीटर बाय 4 मीटर का चित्र है ये। तो इसमें एक कियोस द्वीप है, इसमें तुर्की, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र है, उसने 20,000 से करीब यूनानियों को मारा। ये चित्र इसको दिखाता है, और इस चित्र में खास तौर पे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको दिखाया जा रहा है कि जब ये क्रूरता का प्रदर्शन किया एक राष्ट्र ने या फिर एक देश ने कह ले, और उससे यूनानियों पे क्या असर पड़ा। इससे आप
इस चित्र से दिखाना चाह रहे थे वो कि आप अपने अंदर इन इन यूनानियों की सहानुभूति जगाएं और देश के प्रति, अपने यूनानी सभ्यता के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रवाद आपके अंदर आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये चित्र आपने देखा, इसके अलावा जर्मन दार्शनिक, जर्मन की बात करें तो यहां पर योहान ग्राटफ्रीड, जो ग्राटफ्रीड साहब थे, ये भी रोमांटिक चिंतक थे। उन्होंने ये कहा कि जो असली जर्मन की संस्कृति है, यानी कि जो कल्चर है जर्मन का, आम लोग, दास वॉक, इनमें है राष्ट्र, यानी कि वॉगीस्ट, ये इसकी सच्ची आत्मा अगर देखी जाए, इनकी जो रूह है वो लोकगीत, काव्यों में, नाटकों में, गानों में, डांस में, इसमें प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति और इनके जो स्वरूप है उसको एकत्र और अंकित करना ये जरूरी है, क्योंकि यही एक जो हमारा प्रोजेक्ट है राष्ट्र निर्माण का, उसमें ये सब चीजें आनी चाहिए। ये जर्मन जो दार्शनिक थे, रोमानियत, उन्होंने इस तरीके से इसको अपने शब्दों में बताया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, स्थानीय बोली है ना, और उस पर बल देना चाहिए। जो लोक साहित्य है, जैसे हमारे यहाँ अगर मान लीजिए हम उत्तराखंड में चले जाएं तो वहां का गीत सुनेंगे गढ़वाली में। इसी तरीके से वहां की बात मैं रिलेट करना चाह रहा हूं कि उन चीजों को वापस लाना जरूरी है। उनको अपने जो संदेश है, राष्ट्रीय संदेश को बहुत सारे लोगों तक, आधुनिक जो राष्ट्रीय संदेश है, देश के प्रति जो मोहब्बत है, उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग निरक्षर थे, अनएजुकेटेड थे, तो वो चित्र के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, इस माध्यम से वो समझ सकते हैं कि देश, एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए। और ये पोलैंड पर लागू होता है खासतौर पे। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश था जिसको बहुत तरीके से काट दिया गया था, छाट दिया गया था। 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये जो बड़ी शक्तियां उस समय थी, उन्होंने इसको विभाजित कर दिया था। किसको? पोलैंड को। पोलैंड कोई स्वतंत्र एरिया नहीं था, लेकिन अगर इसकी संगीत और भाषा है वो उसको देखा जाए तो इसके जरिए पोलैंड अभी भी एक अलग से राष्ट्र दिखता था। अलग था नहीं ये। जैसे कैरोल कोरपिस्की, ये साहब है, इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ये ओपेरा करते थे। ओपेरा, अगर ये कैरोल कोरपिस्की, ये महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो असली बात यह है कि ओपेरा और संगीत, इसमें इन्होंने पोलिश सभ्यता का, पोलिश गीत का, पोलिश संगीत का बकायदा गुणगान किया। और जो पोलेनस है और माजुर का, ये जो उनके बहुत लोकल नाच थे या नृत्य थे, इनको राष्ट्र प्रतीक में बदल दिया गया। उन्होंने ये कोशिश की। देखिए कि एक आदमी, एक इंसान कितनी बड़ी चीज सामने रख सकता है अपने कला के बल पे। अब भाषा की बात करें, भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। अब रूस ने क्या किया, कब्जा किया। पोलिश, खासतौर पे जो पोलिश स्कूल है, उनमें बलपूर्वक, जबरदस्ती उन्होंने कहा कि भैया रूसी पढ़ाई जानी चाहिए यहाँ पे। 1831 में एक बकायदा रूस के प्रति इन्होंने, पोलिश लोगों ने बकायदा एक शस्त्र के साथ एक लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उनको कुचल दिया गया। अब इनके जो सदस्य थे जिन्होंने ये एक विरोध किया था, राष्ट्रवादी विरोध, इन्होंने क्या किया, भाषा को एक हथियार बनाया। जब चर्च में आयोजन हो रहा है, धार्मिक शिक्षा है, इसमें पोलिश का इस्तेमाल हुआ। और जब पोलिश भाषा का इस्तेमाल होगा, पोलैंड है तो पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो जो रूसियों ने क्या किया, पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया। खासतौर पे साइबेरिया, एक बहुत ठंडा इलाका है, वहां पर भेज दिया कि कई लोगों ने रूसी भाषा का प्रचार करने से मना कर दिया। इस तरीके से पोलिश भाषा, रूस ने जब उस इलाके में कब्जा किया, अपनी भाषा थोपनी चाहिए, तो पोलिश भाषा उठ के खड़ी हुई और पोलिश भाषा ने कहा कि मैं इस राष्ट्र का प्रतीक हूं। अब जब भी क्रांति होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब एक डॉग बैठा है, कुत्ता बैठा है, अगर बाय चांस आप उसकी पूंछ पे पैर रख दे तो वो गुर्राता है, हो सकता काट भी दे आपको। यही सांप के साथ होता है। एक इंसान है जिसके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए, और आप उस पे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो अब उसकी जान तो वैसे ही खत्म है। तो वो करता क्या है, वो विद्रोह करता है, वो आपके खिलाफ बात करता है, या हो सकता है हाथ भी उठा।
ये जो भूख कठिनाइयां हैं वही जन विद्रोह का एक तरीके से बेसमेंट तैयार करती है। तो 1830 का जो दशक है, 1830 और 1848 की बात कर रहे हैं, बड़ी कठिनाइयां थी यूरोप में। यहाँ पर एक तो जनसंख्या जबरदस्त बढ़ी और रोजगार थे नहीं, नौकरियां जो यंग लोग थे नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी गरीब बस्तियां बस गई, क्योंकि अब शहर जब आबादी बढ़ जाएगी तो लोग कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको रहना पड़ेगा। अब इंग्लैंड ने क्या रोल अदा किया? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था बेहतरीन, वहां से सामान आता था, वहां से कपड़े आते थे, वहां से बहुत सारी चीज आती थी। अब उस तरह का, क्योंकि ये यहाँ जो यूरोप में चीजें बन रही थी वो घरेलू बनती थी, बहुत छोटे छोटे कारखाने और घर के कारखाने होते थे, बहुत कम तरीके से मशीनीकृत होता था। लेकिन यहां पर तो सामान आ रहा था इंग्लैंड का, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अब जो कुलीन वर्ग थे, जो अभी भी सत्ता में काबिज थे, उन्होंने क्या किया? जो गरीब है उन पे शुल्क लगाए, जिम्मेदारियां डाली, खाने पीने के जो बेसिक खाना पीना है उसके मूल्य बढ़ा दिए गए, और बड़ी सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश हुई नहीं, बस फसल खराब हो गई और जबरदस्त गरीबी फैल गई। तो ये सब भूख कठिनाइयां इस तरीके से लोगों पर एक और तरीके से आक्रमण कर रही थी। ये कृषक विद्रोह हुआ 1848 में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 1848 में इसके बारे में बात कर रहा हूं। खाने पीने की कमी थी, बेरोजगारी जबरदस्त थी, लोग आ गए सड़कों पर। पेरिस में आ गए, जबरदस्त बहुत अवरोध लोगों ने लगाए, और लुई फिलिप को, क्योंकि अब ये क्या करते, इन्होंने मजबूर किया कि लुई फिलिप जो है उसको भगा दिया गया। जो राष्ट्रीय सभा है उसने, नेशनल असेंबली आपको याद होगा, उसने कहा कि देखिए साहब, एक गणतंत्र की घोषणा कर दी नेशनल असेंबली ने कि देखिए अब ये डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए, लोगों से एक सरकार है, और 21 वर्ष के ऊपर जो भी है वो वोट देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिनके पास काम नहीं है हम काम दिलाएंगे उनको। कारखाने भी स्थापित किए गए उस समय। और इससे पहले 1845 या 1848 की बात हो रही है, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। इसमें सिसिलिया एक और जगह है, उसमें जो बुनकर है वो किसके खिलाफ खड़े हो गए? ठेकेदारों के खिलाफ। क्योंकि उन्हें कच्चा माल दिया जाता था और जब कपड़ा उनसे लिया जाता था तो बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो एक पत्रकार साहब है विल्हेम वोल्फ, उन्होंने इसको अपने आंखों से देखा और जो देखा वो बताया कि इन गांवों में 18,000, उस समय बहुत बड़ी तादाद थी, ये सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत बड़ी खराब है और काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर जो ठेकेदार है, ये ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। जो ये माल बना रहे हैं गरीब, उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 4 जून को दोपहर की 2 बजे की बात है। इसमें क्या हुआ, ये जो बुनकर है ये अपने घर से निकले, 2 कतारों में बाकायदा और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। ये अपनी मजदूरी की मांग कर रहे थे और क्या, लेकिन इनके साथ बड़ा बड़ा घृणित व्यवहार किया गया, बहुत बुरा व्यवहार किया गया, धमकियां भी दी गई। इसके बाद भीड़ क्या करती, भीड़ में जब भीड़ के साथ ऐसे करेंगे तो जब भीड़ घुस गई अंदर, उसने तोड़ी सब चीजें जो भी उसको मिला, चाहे खिड़कियां मिली, फर्नीचर, चीनी मिट्टी, कुछ भी है सब तोड़ दिया। भंडार गृह में गए, कपड़े लूटे उन्होंने, तार तार कर दिए, क्योंकि गुस्सा था अंदर, अंदर गरीबी थी, अंदर एक अपने बच्चों को पालने की एक विडंबना थी। तो ठेकेदार तो भाग गए पड़ोस के गांव में, और जब भागे तो वहां के लोगों ने उनको कहा कि नहीं साहब, हम तो आपको नहीं देने वाले, कोई अगर आप हमारे यहाँ आए हम आपको नहीं छुपाने वाले। फिर 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर इनको ये लौट के आ पाए। और उसके बाद क्या हुआ, गरीबों के साथ जो होता है वही हुआ। 11 बुनकरों को गोली से मार दिया गया, जो इतिहास है हमेशा का। अब 1848 की जो बात है वो लिबरल्स यानी कि उदारवादी, यानी कि फ्रीडम की, इक्वालिटी की सोच रखने वाले, स्वतंत्रता और बराबरी की सोच रखने वाले, उनकी क्रांति के बारे में समझिए कि 1848 में जब बहुत सारे जो देश थे, जैसे मैंने कहा गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से थे, अब किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। यहां पर अब बराबरी में देखिएगा, ये तो एक साइड चल रहा है, दूसरी साइड में जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समूह है, वो भी क्रांति कर रहा है। फरवरी 1848 की जो घटनाएं हो रही हैं, उससे राजा को छोड़नी पड़ी अपनी गद्दी,
और जैसे मैंने बताया गणतंत्र घोषित किया गया और सभी को मताधिकार दिया जाएगा, ये पारित किया गया, ये आपने अभी अभी देखा। अब यूरोप के बहुत सारे भाग थे, एरिया थे, रीजन थे, जहां पर अभी तक जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फ्रीडम वाले राष्ट्र राज्य हैं वो नहीं अभी बने थे। जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। यहाँ के जो मध्यम वर्ग जिनकी हम बात करते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड उदारवादी थे, उन्होंने खास तौर पे मध्यम वर्गों ने के जो स्त्री पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, संविधान की मांग जो है वो भी राष्ट्रीय एकीकरण में होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण तो करिए, ये जो इलाके जो कॉन्टोन्स और डचीज बनी है इनको जोड़िए, और जोड़ना पड़ेगा, और साथ में संविधान की भी मांग हम रखते हैं। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो किसान मजदूर आखिर में वाकई में खिलाफ है, खिलाफत चल रहा है उनका, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया, उसको देखा और फिर अपनी चीजें जोड़कर, ये सब जो जोड़ के संविधान की मांग, इन सबको जोड़ के आगे बढ़ाया। और उनकी मांग और भी क्या थी कि राष्ट्र राज्य संविधान होना चाहिए, मतलब एक ऐसा संविधान जिसके हिसाब से देश चले। जो प्रेस है, खासतौर पे जो पत्रकारिता है, वो बिल्कुल फ्रीडम रहना चाहिए, उसके ऊपर किसी का आधिपत्य ना हो और उसमें कोई सेंसरशिप ना हो। और फिर जो संगठन बन सकते हैं अलग अलग समूहों के, वो बनाने की आजादी मिलनी चाहिए। तो जर्मन इलाकों की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट शहर रहा है ये हिस्ट्री का। यहां पर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, यानी कि जर्मन्स की नेशनल असेंबली, इसके पक्ष में मतदान का फैसला लिया कि भाई इसको इन्होंने मान्यता दे दी। अब 18 मई, अब देखिएगा मैं इसको एक पहले चित्र दिखाऊंगा, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो चित्र है ये इसी सेंट पॉल का चर्च है, फ्रैंकफर्ट संसद है। यहाँ पर ये जितने मेंबरान हैं इनका नंबर भी बताऊंगा। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर औरतें हैं, ये खड़ी हैं, यहाँ पर केवल मूक दर्शक है। तो यहाँ पर हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, जर्मन ये इलाकों में इन्होंने जो राजनीतिक संगठन है, इन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और उसके बाद 18 मई 1848 में आपने चित्र देखा, उसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधि है, बड़े सजे धजे जुलूस लेकर ये आए, फ्रैंकफर्ट संसद में बैठे, और सेंट पॉल चर्च था, बाकायदा बैठे अच्छे से, और उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया कि ये संविधान होना चाहिए। अब अध्यक्षता किसको दे दी गई? राजा को, लेकिन राजा जो है संसद के अधीन होगा, संसद के अंडर में काम करेगा। अब जब प्रतिनिधियों ने, जो 831 की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ है, ये राजा है, इनकी ताजपोशी की जाए, इनको ताज पहनाया जाए। कि तो ये जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ है, उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आप निर्वाचित सभा को ही नहीं मान रहे हैं, और हम उन लोगों के साथ है जो निर्वाचित सभा को मानते ही नहीं। अब जब कुलीन वर्ग और जो सेना का विरोध बढ़ा, तभी जो संसद जो बनी, इसका आधार देखिए, जब किसी ने मना कर दिया तो आधार तो इसका कमजोर हो गया, क्योंकि यहां पर कई लोग उनके विरोध में थे। अब संसद में जो मध्य वर्ग है उसका प्रभाव अधिक था। खासतौर पे इन लोगों ने किया क्या, मजदूर कारीगर, इनकी मांगों का विरोध किया। और जैसे ही मजदूर और कारीगरों का आपकी बात, उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो ये मध्य वर्ग या अभिजात वर्ग कहें, ऊंचे वर्ग कहें, इन्होंने जब इनकी बात नहीं सुनी, तो उसके बाद सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली, जो ये नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, यहां से जो बात शुरू हुई थी, इसको खत्म कर दिया गया, ये भंग हो गई। अब महिलाओं का भी एक मुद्दा है इसमें, महिलाओं की भी बात रखी गई, महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया इसमें, लेकिन जो राजनीतिक संगठन है वो भी स्थापित किया, बाकायदा अखबार निकाले, लेकिन असेंबली के चुनाव के दौरान आप यहां देखें, मताधिकार इनको देने नहीं देने दिया गया। और यहां पर ये केवल महिलाएं प्रेक्षकों की तरह, केवल देखने की, एक तरीके से ऑडियंस की तरह यहां पर दर्शक दीर्घा में आके खड़ी रही। अब जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जिनकी बात, जहां से हमने बात शुरू की थी, रूढ़िवादी ताकतें, 1848 में जो उदारवादी आंदोलन है, लिबरल आंदोलन है, इसको दबा तो पा गई,
लेकिन जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसको नहीं ये दोबारा बहाल कर पाए, क्योंकि राजाओं को ये समझ में आने लगा कि ये जो नए तरीके के लोग आ गए हैं, उदारवादी और राष्ट्रवादी, खासतौर पे जो क्रांतिकारी जिनका प्रारूप है, सोच है, इनको अगर रियायत ना दी गई तो ये बार बार क्रांति करेंगे, बार बार हम दमन करेंगे, बार बार क्रांति ये लोग करेंगे, हम बार बार दबाएंगे। तो 1848 के बाद के जो वर्ष हैं, इसमें मध्य और पूर्वी यूरोप में जो निरंकुश राजशाही है, उन्होंने कुछ चेंजेस किए और जैसे हैब्सबर्ग अधिकार वाले कुछ क्षेत्र हैं, रूस में जो भू दासत्व यानी कि जमीन पर दास काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी थी, वो सब खत्म कर दी गई और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा और फ्रीडम दी, ताकि लेकिन इससे निरंकुश मैगियरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। मतलब कोशिश तो की गई लेकिन फायदा किसी और को मिल रहा था, लेकिन कोशिशें की गई। कहने का मतलब है कि इस क्रांति के कारण या लोगों के क्रांतिकारी विचार के कारण चीजें चेंज। तो अब हम बात कर रहे हैं जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद हम इंग्लैंड पे भी जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद किस तरीके से अपना शेप चेंज करता है, क्या उसमें तब्दीलियां आती है। तो पहली चीज है जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। हुआ ये कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति इससे अलगाव होने लगा। इसका मतलब यह है कि जहां जनतंत्र की बात होती है और जहां क्रांति की बात होती है, वहां पर राष्ट्रवाद थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली शुरुआत राष्ट्रवाद से ही हुई थी। आपको याद होगा कि राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप पे अपना आधिपत्य हासिल करने के लिए इस राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया गया, आज भी किया जाता है। अगर आप देश के नाम पे कोई बात करें तो सारी जनता आपके साथ हो जाती, चाहे वो आप वाकई में बात कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। तो कैसे जर्मनी और इटली एक राष्ट्र राज्य बने मिलकर, यानी कि जर्मनी अलग बना और इटली बना, लेकिन इसके पीछे भावना क्या थी। तो राष्ट्रवादी भावनाएं कहां से शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि ये जो मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय जर्मन लोग थे उनमें थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ, इसके बहुत सारे इलाके हैं जिनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित एक राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया था। अब इसको तो दबा दिया गया था, राजशाही और फौज की ताकत ने इसको दबा दिया था। जो प्रशा है, प्रशा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी मैं आपको इसको चित्र में दिखाऊंगा। उन्होंने उसमें बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। उसके बाद प्रशा ने इन सबको एक करने का यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, ये जो आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व यानी इसकी लीडरशिप संभाली। बाकायदा उसके जो प्रमुख मंत्री है ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो ये जो प्रक्रिया होने वाली थी राष्ट्रीय एकीकरण की, उसकी शुरुआत उन्होंने की और खासतौर पे सेना और नौकरशाही की बहुत मदद ली उन्होंने। 7 ईयर्स के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और तीनों से युद्ध हुआ और तीनों में प्रशा जीता। और उसके बाद एकीकरण मतलब होता है सबको मिला के एक करना। इसके बाद एक वर्साय में एक समारोह हुआ, जनवरी 1871 की बात है ये। उसमें राजा विलियम प्रथम, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब ये जो समय था, ये जर्मन राज्यों के जो राजकुमार है, सेना के प्रतिनिधि है, और जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनकी वर्साय में जो एक ये चित्र भी दिया है, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स, यहां पर इन्होंने साम्राज्य की घोषणा की, तो वो उसका चित्र है ये। अब जर्मनी में जो ये राष्ट्र बना, ये जर्मनी का जो राष्ट्र बना, इसके निर्माण की प्रक्रिया ने जो प्रशा राज्य है उसकी शक्ति को बताया कि प्रशा ने कैसे ये राज्य बनाया।
नया राज्य, एक नए राज्य ने जर्मनी की जो मुद्रा है, बैंकिंग है और जो कानूनी इसकी व्यवस्थाएं हैं, लॉ है, न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उसको और एडवांस करने का, उसको आधुनिक करने पर काफी जोर दिया। और प्रशा एक जो देश है, क्षेत्र था उस समय, मैं चित्र में आपको दिखाने वाला हूं अभी, उसने जो कदम उठाए और एक तरीके से बाकियों के लिए मॉडल बन गया। जर्मनी एक मॉडल बन गया। पहले मैं आपको चित्र दिखाता हूं ताकि हम समझ पाए कि ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें एक एक, समझे कि आप ईयर्स के हिसाब से देखते हैं। ये जो नीला आप इलाका देख रहे हैं, नीला बल्कि बैंगनी है, इसमें ये प्रशा है। प्रशा, इसको प्रुशिया अंग्रेजी में कहा जाता है। तो 1867 से पहले की बात है ये, जो ये इलाका आप देख रहे हैं। ये जो आप पीले में देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध, यानी कि 1867 से पहले जो प्रशा ने जीता था। उसके बाद ये जो गहरा हरा रंग है, ये जर्मन महासंघ है। इससे बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य आप देख पा रहे हैं। जो लाइट ग्रीन में है, हल्का हरा है, ये जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु ये प्रशा में शामिल जो क्षेत्र हैं वो उनकी बात की जा रही है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रशा में शामिल, 1871 की बात है ये। और ये जो इलाके हैं, ये हल्का बहुत फिरोजी जैसा है, ये फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा द्वारा विजित, मतलब प्रशा ने जो जीता वो इलाका है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि ये जो प्रशा बहुत बड़ा बोल्ड अक्षरों में लिखा है, उसने किस तरीके से चीजें की। तो ये बना जर्मनी। जर्मनी इस तरीके से बीइंग में आया। और उसके बाद इटली की बारे में बात करते हैं। जर्मनी की तरह भी इटली, इसमें भी इसका भी एक लंबा इतिहास है कि कैसे ये इसमें अलग अलग भाग थे। क्योंकि इटली जो है वो हिस्सों में बटा हुआ था। जो ट्रेडिशनल राज्य चले आ रहे, वंशवादी के हिसाब से जो राज्य चले आ रहे हैं, और हैब्सबर्ग साम्राज्य था, उसमें ये बिखरा हुआ था इटली। और 19वीं सदी के मध्य, पहले मैं आपको इसको दिखाता हूं कि ये कैसे बटा हुआ था। ये आप इसको देखिए कि इटली कैसे अलग अलग बाटों में था। और सेवाई सार्डिनिया हो गया, लोम्बार्डी, वेशेनिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये पेपल राज, दोनों सिसिलिया का राजतंत्र, ये पूरा आपका इटली इस तरीके से अलग अलग भागों में बटा हुआ था। अलग अलग वंशानुगत, या फिर ये कहें कि अलग अलग लोग इस पर राज कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्र थे। और उसके बाद एकीकरण के बाद ये नक्शे में एक ही की तरह बिल्कुल जमा के या फिर एक कर दिया गया। इसको एक ही कलर में आप देखें, ये सारे मिल गए। अलग थोड़ा सा समय लगा, जैसे 1858 में ये आया, 1866 में आया, 1858 में ये दोनों आ गए थे। उसके बाद 1860 में ये आया, फिर उसके बाद 1867 में ये, और 1870 यहाँ। तो ये पूरा डेट के हिसाब से बताया गया है कि इतना समय लगा इसको एकीकरण इसका होने में, इटली का। तो जैसे मैं बता रहा था कि इटली इससे पहले काफी चीजों में बटा हुआ था, जैसे आपने चित्र में भी देख लिया। सात सात 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें अगर एक देखें, केवल एक ही सार्डिनिया जो पिडमोंट है, यहां पर इटालवी या इटली का राजघराना था, यहां पर उसका शासन था। बाकी जो है कुछ ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। और मध्य इलाका जो है, सेंटर वाला इलाका, वहां पर पोप शासन कर रहे थे। और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो स्पेन के जो बर्बो राजा है उनके पास था। और इतालवी जो भाषा है उसको भी एक तरीके से कॉमन भाषा नहीं बनाया गया था, नहीं लिया गया था। तो सब जगह विविधता थी, सब स्थानीय रूप से अपना लोकल लोकल चल रहा था। अब 1830 के दशक में ज्यूसेppe मेत्सिनी, आपको याद होगा, क्रांतिकारी साहब थे ये। इन्होंने एकीकृत यानी एक इटालवी गणराज्य के लिए एक बाकायदा, एक बहुत प्लान तरीके का प्रोग्राम प्रस्तुत किया, कोशिश करने की। उसने अपने उद्देश्यों, जो उनके विचार थे, उसके लिए आपको याद होगा यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। और फिर उसके बाद जो क्रांतिकारी विद्रोह हैं वो असफल हुए 1831 और 1848 में। तो अब इसको, क्योंकि विद्रोह असफल हो गए, तो इतालवी जो राज्य है उनको जोड़ने की जिम्मेदारी किस पे आ गई। जैसे मैंने बताया कि एक ही जगह पे इटालियन शासन था, सार्डिनिया, पिडमोंट।
तो इसके जो शासक थे इमैनुअल द्वितीय, उन पर आ गई। यहां पर जो शासक, ये क्षेत्र में जो शासक खासतौर पर जो अभिजात वर्ग है, उसकी नजरों में एकीकृत या एक इटली उनके लिए एक आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यानी कि वो लोग ये देखते थे कि अगर इटली एक हो गया तो हमारे लिए अच्छा होगा, यह इसका इकोनॉमिक अपग्रेडेशन होगा और पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा इसका पावर हो जाएगा। तो मंत्री प्रमुख कावूर, इनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने इटली के जो प्रदेश है उनको एक करने का, अलग अलग जो प्रदेश थे उनको एक करने का एक तरीके से आंदोलन किया। ना तो क्रांतिकारी साहब थे वो, ना तो जनतंत्र पे ही विश्वास रखते थे। जितने भी अमीर और शिक्षित सदस्य हैं, जैसे अभिजात वर्ग था इटली का, वो आप देखें तो इटली की जगह फ्रेंच अच्छा बोलता था। अब फ्रांस में, या फ्रांस से जो सर्डिनिया, पिडमोंट, इसकी एक बड़ी बहुत अंदर समझिए छुपी हुई एक संधि थी, और इसके पीछे एक हाथ किसका था? मैंने कहा था इनका नाम याद रखिएगा, कावूर साहब का। अब इससे ये सर्डिनिया, पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में ये कामयाब हुए, क्योंकि एक संधि थी, और मैंने बताया कि जैसे वो कावूर साहब कैसे थे। उसके बाद बहुत सारे सैनिक, उनके अलावा जो जुत्से पे गैरीबॉल्डी, इसके नेतृत्व में भी बहुत सारे संख्या में ऐसे थे जो वॉलंटियर्स थे, स्वयं सेवक जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। अब 1860 में जो दक्षिणी इटली है और जो दो सिसिलियाई, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो दो सिसिलिया के राजतंत्र हैं यहां पर, इसमें ये प्रवेश कर गए और स्पेन के जो शासक है उनको हटा के ये जो वहां के लोकल किसान है, फार्मर्स है, उनका समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में जो इमैनुअल साहब है, इमैनुअल द्वितीय, इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भाई, अब इटली जो है ये पूरा एक हो गया है, एक राज्य समझ लीजिए इसको, एकीकृत इटली की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ पर निरक्षरता बहुत ज्यादा थी। अभी भी लोगों को पता ही नहीं था कि उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा है क्या, यानी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है क्या। बल्कि अगर ये समझिए कि जो इटालिया नाम वो सुन रहे थे, उनको लगता था कि ये जो ला इटालिया है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी है, उस समय ये था। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा इसका एकीकरण इस तरीके से हुआ, ये प्रक्रिया चली। अब ब्रिटेन की तो दास्तान अजीब ही थी, कुछ अलग ही हिसाब किताब था। अब कई लोगों ने ये तर्क दिया था कि जो असली नेशन स्टेट है वो क्या है, वो ग्रेट ब्रिटेन को देखिए, ये मॉडल स्टेट है। लेकिन ये एक समय नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई थी और बड़ी लंबी प्रक्रिया ये चली, उसके बाद ही आया था। 18वीं सदी से पहले जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश राज्य है, ये तो था ही नहीं। बल्कि अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो ये द्वीप समूह था। इसमें अंग्रेज थे, वेल्श थे, जिसे वेल्स कहते हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स आपने सुना होगा, वेल्स, स्कॉटिश थे और आयरिश थे। चार तरीके के अलग अलग आप समझ लीजिए प्रजातियां कह सकते हैं, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो इनकी जो मुख्य पहचान थी वो इथनिक थी, नृजातीय। इथनिक मतलब होता है सब आए एक नस्ल से, एक जनजाति से या एक संस्कृति से निकल के आए हैं, और ये सब अपनी अपनी इनकी अलग अलग मान्यताएं, सोच वगैरह सब अलग थी। अब ये जो जितने भी जाति समूह हैं उनको अपनी जो उनकी कल्चरल चीजें सब अलग थी, यानी कि उनकी सबकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं चारों की अलग थी। जैसे अगर हम देखें कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबकी अलग अलग राजनीतिक परंपराएं हैं, लेकिन किसी में धर्म परिवर्तन हो गया, किसी ने किसी में धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन आप देखेंगे शक्लों सूरत से सब एक ही जैसे दिखते हैं, यानी कि एथनिसिटी एक सबकी एक है। अब जैसे जैसे जो आंग्ल राष्ट्र है, यानी कि इंग्लिश, आंग्ल मतलब जहां भी आएगा इसका इंग्लिश मतलब समझिएगा, ये इनके पास जब पैसा आया, इनकी मतलब अहमियत बढ़ी, इनके पास बहुत बढ़िया चीजें आ गई, तो इन्होंने आसपास जो बाकी द्वीप समूह है ना, उस पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। जबरदस्त टकराव हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आंग्ल संसद है उसने 1688 में जो राजतंत्र चला रहा था, जिसमें राजा का तंत्र था, उसको उसकी ताकत छीन ली, कहे उनको हटा दिया। और इस संसद के माध्यम से एक जो संसद इन्होंने बनाई
इससे राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र बिंदु इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जैसे मैंने कहा कि चार अलग अलग चल रहे हैं, इसमें एक आंग्ल हो गए, अंग्रेज हो गए, और फिर आपका स्कॉटिश जो थे, उनके बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका गठन किया गया। लेकिन इंग्लैंड, ये प्रभुत्व तो उसका ही था, और हमेशा प्रभुत्व या ये कहें दबदबा हमेशा ब्रिटेनी संसद में इंग्लिश या कहें अंग्रेजों का ही रहा। यानी कि बहुत तरीके से, प्लानिंग के तरीके से स्कॉटिश संस्कृति और जो उनके राजनीतिक संस्थान, उनको दबाया गया, और बाकायदा वो जो करना चाहते थे, जैसे वो अपनी भाषा बोलना चाहते थे, अपनी पोशाक पहनना चाहते थे स्कॉटिश लोग, उनको भी दबा दिया गया। बहुत सारे लोग तो वतन छोड़ के चले गए। अब एक अंग्रेज थे, एक स्कॉट थे। स्कॉट के साथ देखा आपने क्या हुआ। अब आयरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। आयरिश के साथ क्या हुआ, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। अब वो जो देश है आयरलैंड जो है, उसमें कैथोलिक अलग थे, प्रोटेस्टेंट अलग थे। ये दो क्रिश्चियनिटी के दो अलग अलग मानने वाले लोग, बहुत गहराई से बटा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के थे, जो कम लोग थे, और कैथोलिक जो थे वो ज्यादा थे, बहुसंख्यक। तो प्रोटेस्टेंट की मदद की उन्होंने कि ताकि कैथोलिक के ऊपर ये अपनी वो हासिल कर ले प्रभुत्वता। और ब्रिटेनी जो ब्रिटिश प्रभाव था, उसके विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह हुआ, क्योंकि कैथोलिक तो ज्यादा संख्या में था, तो उसको भी इन्होंने कुचल दिया। अब वोल्फ टाउन और उनकी जो यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की बात है, इसमें फिर से एक असफल विद्रोह हुआ। उसके बाद आयरलैंड को पकड़ा गया 1801 में और डाल दिया गया यूनाइटेड किंगडम में। तो इस तरीके से आयरलैंड को खींच के, जैसे पहले किसके साथ किया, स्कॉटलैंड के साथ, उसके बाद इसको भी ले लिया गया, किसको, आयरलैंड को। और फिर वही कि इंग्लिश संस्कृति को इनमें भी फैलाया गया, जैसे प्रतीक चिन्ह, ब्रिटेनी झंडा हो गया, उनका जो गान हो गया, राष्ट्रगान, जैसे गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको बढ़ावा दिया गया, और फिर वो इसके अंडर में आ गया। एक आगे एक बात करेंगे, गैरीबॉल्डी सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल II को इटली नामक बूट, ये इसको पहना रहे हैं, जूता पहना रहे हैं। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, इसका बस एक चित्रण है। तो हमने देखा कैसे इटली बना, जर्मनी प्रशा से कैसे बना, और उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड का क्या इतिहास था। तो किसी भी चीज को व्यक्त करना, अगर आप किसी राष्ट्र को व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे। मोस्टली लोगों ने क्या किया कि नारी का रूप दिया, नारी का भेष दिया, और उस पे जो कपड़े पहनाया, उसके हाथ में जो पकड़ाया, उसके सर पे जो पहनाया, वो एक रूपक बन गया। यानी कि नारी जो है या महिला, ये राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसमें नारी को दिखाया गया था बाकायदा, और बहुत सारे उसमें प्रतीक भी थे, सिंबल्स थे, जैसे टोपी, लाल टोपी, ये स्वतंत्रता का था, फ्रीडम का। टूटी हुई जंजीर जो था, वो इंसाफ, वो ये था कि भाई हम वहां स्वतंत्र हो गए हैं। उसके बाद इंसाफ के लिए एक महिला को दिखाया गया था, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी, तराजू लिए रहती थी। तो हर जगह महिलाएं थी। तो बहुत सारी चीज इसमें हुई, और फ्रांस में एक नारी जो रूपक हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, ईसाई नाम मारियान दिया गया। फ्रांस में उसने लोकप्रिय ईसाई महिला को जो रूपक दिया गया, उसका नाम मारियान। यहाँ पर देखिएगा, ये जर्मेनिया का भी एक चित्र है, जिसको मैं भी बताऊंगा आपको। तो हर जगह महिलाओं को राष्ट्र के रूप में दिखाया गया। अब जो मरियान था, जो फ्रांस की बात मैं कर रहा हूँ, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब चीज उसमें दिखाई गई। तो मरियान की जो प्रतिमाएं हैं, वो बाकायदा चौकों पे लगाई जाती थी, और इसकी उनकी जो चित्र है, वो सिक्कों में, डाक टिकटों में, इसमें भी दिखाई जाती थी। अब जैसे मैं बता रहा था, ये जर्मेनिया है। जर्मेनिया का जो चित्र है, ये जर्मनी राष्ट्र की महिला बन गई, मतलब नेशनल सिंबल। अब यहाँ पर देखिए कि ये बलूत, यहाँ पर सर पे क्या पहना हुआ है, इनके पास एक यहाँ पर पौधा भी है, तो बलूत वृक्ष का ये मुकुट पहनी हुई है, क्योंकि जर्मन में जो बलूत वीरता का प्रतीक होता है। तो एक रूपक मतलब होता है कि एक अमूर्त विचार, चाहे लालच हो, ईर्ष्या हो, स्वतंत्रता हो, मुक्ति हो, उसको किसी व्यक्ति की तरह आप पेश करें, किसी व्यक्ति की तरह, तो एक प्रतीक की तरह आप पेश करते हैं। तो ये जर्मेनिया का मैंने चित्र बताया, इसमें सूती कपड़े पर बनाया गया है, और क्योंकि ये सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था,
जहां पर जब जो 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टूटी हुई बेड़ियों का उस समय मतलब था आजादी मिलना। बाज छाप कवच, ये जर्मन राज्य की का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का जो मुकुट है, ये मैं जर्मेनिया के बारे में बता रहा हूँ आपको। बलूत पत्तियों का मुकुट का मतलब बहादुरी, तलवार का मतलब मुकाबले की तैयारी है। और तलवार पर जो जैतून की डाली है, इसको समझिए, तलवार पर जो ये जैतून की डाली है, इसका मतलब शांति चाहते हैं, शांति का प्रतीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, काला, लाल और सुनहरा जो तिरंगा है, इसका मतलब 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, फ्लैग था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगती सूरज की जो किरणें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब है एक नए युग का सूत्रपात। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कहती थी, इस तरीके से सिंबलाइजेशन किया गया। यहाँ पर द फॉलन जर्मेनिया, हताश ये महिला जमीन पर है, और जूलियस ह्यूबनर साहब ने इसको बनाया था। तो कई चीजों से दर्शाया गया महिला रूपी राष्ट्र को। ये जो चित्र है, आप इसको देखिए, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया है। 1860 में ये लॉरेंस क्लासेन ने चित्र बनाया था, और जर्मेनिया की इस तलवार पे खुदा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब हुआ ये कि जो 19वीं सदी का जो आखिरी क्वार्टर था, यानी कि अंतिम चौथाई था, यहाँ पर राष्ट्रवाद जो था, वो उसका जो आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्र एक स्वभाव था कि राष्ट्रवाद है, देश के प्रति प्यार है, वो बड़ा एक आइडियल तरीके से जो चल रहा था, वो सब खत्म हो गया, वो नहीं रहा। अब राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि अपनी अपनी चीजें पाओ, अपने जो लक्ष्य है उसको उसको बस लेते चलो। यानी लड़ना, किसी से लड़ना, और साथ में इलाकों को अपने अधीन करना, ये राष्ट्रवाद बन गया था। एक मैं इसका चित्रण आपको दिखाता हूं। 1871 के बाद यूरोप में बहुत गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत जो है, वो एक क्षेत्र था, बाल्कन क्षेत्र। ये जो क्षेत्र था, ये भौगोलिक दृष्टि से भी, यानी ज्योग्राफी वाइज और जाति वाइज भी, मतलब अगर आप कहें कास्ट वाइज भी, जाति बड़ी भिन्नता थी इसमें। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सब शामिल थे। तो इन सबको स्लाव पुकारा जा रहा था। ध्यान रखिएगा, इनको हम सबको स्लाव कहेंगे। बहुत सारा हिस्सा इसका ऑटोमन साम्राज्य के पास था। बाल्कन क्षेत्र में जो रोमानी, मतलब रोमांटिक राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के जो विघटन है, उससे स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गई। कैसे हुई? जो 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य था, उसमें एडवांसमेंट या आधुनिकीकरण और जो अंदर के सुधार है, उसको उसके जरिए मजबूत बनना चाहा था ऑटोमन साम्राज्य ने, लेकिन कम सफलता इनको मिल पाई। एक के बाद जो जितनी भी राष्ट्रीयताएं थी, मैंने कितनी सारी राष्ट्रीयताएं आपको गिना दी, जितनी भी राष्ट्रीयताएं थी वो अपने आप को अलग कर रही थी। तो भाई हुआ ये कि जो बाल्कन क्षेत्र था, उसमें बड़ा जबरदस्त आपस में संघर्ष हुआ, और फिर हर कोई अपनी आजादी चाहता था। तो जैसे जैसे ये जो स्लाव राष्ट्रीय समूह ये अलग होते गए, यानी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश करने लगे, तो बाल्कन क्षेत्र में बार बार टकराव होने लगे। बाल्कन राज्य में एक दूसरे से, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग विविधता थी इसमें, और सब राष्ट्रवाद का नाम ले रहे थे, तो हर एक क्षेत्र या हर एक बोलने वाला या जो राष्ट्रवादी चाहता था कि उसको ज्यादा से ज्यादा जमीन, मतलब इलाका मिल जाए। और इससे बहुत परिस्थितियां बहुत जटिल हो गई, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में जो बड़ी शक्तियां थी वो आपस में लड़ने लगी, आपस में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन था। तो जो यूरोपीय शक्तियां थी, उसके बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ जो नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होने लगा। तो ऐसी जैसे बाल्कन समस्या आप जो देख रहे हैं, जैसे आगे बढ़ी, तो और भी मतलब कंपटीशन बढ़ने लगा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इनकी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र पर, उस एरिया पे अपना अपना प्रभुत्व या अपना अधिकार जमाना चाहती थी। बड़े जबरदस्त युद्ध हुए, और आपको बताऊं मैं कि ये सब जो हुआ, वही
प्रथम विश्व युद्ध यहां से निकल के आया। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं कारणों से हुआ। बाल्कन के राष्ट्रवाद की जो परिभाषा गढ़ी गई, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अपनी एरिया को कवर करने के लिए या अपना इलाका बढ़ाने के लिए जो लड़ाई की। ये ब्रिटिश साम्राज्य का याशगान करते हुए एक मानचित्र है कि ब्रिटिश ने सारे मानचित्र पे या सारे ग्लोब पे अपनी कॉलोनीज बनाई और उसका राष्ट्र एक तरीके से महिमा मंडन हो रहा है। अब जब साम्राज्यवाद, देखिए राष्ट्रवाद होता है अपने नेशन के प्रति, देश के प्रति प्रेम, और जो साम्राज्यवाद मतलब होता है कि मेरा साम्राज्य बढ़े, जैसे अंग्रेजों ने किया था, जैसे बाकी और कॉलोनीज ने किया था। तो जब साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद से जुड़ गया, यानी कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, मेरा देश महान, और उसके बाद मेरा देश महान तो है लेकिन मैं और भी जगह को कैप्चर करूंगा। तो जब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जुड़ गए ना, तो ये 1914 में यूरोप को बहुत बहुत गलत दिशा में ले गए, कहें तो महाविपदा की ओर ले गए। तो जो 19वीं सदी में बहुत सारी यूरोपीय शक्ति थी, उन्होंने औपनिवेशीकरण किया, यानी कि अलग अलग उपनिवेश बनाए, और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का कई लोग, ये समझ लीजिए कि विरोध हो रहा था हर तरफ से। जो समाज विरोधी आंदोलन है वो जैसे ही बड़े हुए, यानी वो राष्ट्रवादी थे, लेकिन धीरे 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 सबका मतलब यही था कि भाई राष्ट्र राज बन जाए, स्वतंत्र राष्ट्र राज बन जाए, और एक जो उनकी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना थी, वो सब इससे प्रेरित तो थे, क्योंकि वो था कि भाई हम तो देश के प्रति काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर साम्राज्यवाद की बात आ गई। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र राज्यों को गठित किया जाना था, और अब जो राष्ट्र राज है वो इस तरीके से बन के आया कि भाई साम्राज्यवाद इसके साथ जुड़ गया, और यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया, क्योंकि सबका ये विचार था कि हमारे देश को, हमारे एक संप्रदाय या फिर समाज को एक मिला के एक स्टेट बनाना चाहिए। और उसी के कारण फिर चीजें और आगे बढ़ी, जिनका हम विवरण या डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।